नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इंडिया फटाफट 100 में। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से खास बातचीत की है। साथ ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए भारत के सहयोग का आश्वासन दिया है। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से कोविड-19 की चुनौतियों के बारे में अच्छी चर्चा हुई है और दक्षिण अफ्रीका को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति बनाए रखने में भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फहद अल सीसी से भी कोरोना वायरस के मद्देनजर पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की है। मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति अब्देल फहद अल सीसी के कोविड-19 के बारे में भारत और मिस्र की स्थिति को लेकर टेलीफोन पर चर्चा की गई है। भारत सरकार वायरस को फैलने से रोकने और इसके प्रभाव पर नियंत्रण करने के लिए मिस्र के प्रयासों में हर संभव मदद करेगी। कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच में सरकार ने पैरासिटामोल की बनने वाली दवा और इसके साथ में फार्मूलेशंस के निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि पैरासिटामोल से बनने वाले फार्मूलेशंस के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि पैरासिटामोल बनने के काम में आने वाले माल के निर्यात पर रोक जारी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। बैठक में 20 अप्रैल के बाद में छूट और राज्यों को पैकेज देने पर चर्चा की गई। कोरोना पर गठित मंत्रिमंडल समूह की बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में उनके ही घर पर हुई। इसके केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, संतोष गंगवार, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल, रामविलास पासवान और गिरिराज सिंह शामिल हुए। देश में लागू लॉकडाउन के होने के बाद में मंत्रिमंडल समूह की 5 बैठक थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक के बाद में ट्वीट किया, जीओएम के साथ में कोरोना पर चर्चा हुई। हमने लोगों को हो रही कठिनाइयों और इसके समाधान को मंत्रियों की भूमिका पर चर्चा की है। बैठक में 20 मई से कुछ स्थानों पर राहत देने के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बारे में बात की गई है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से की गई आर्थिक सहायता की घोषणा को लागू करने पर भी मंत्रियों से चर्चा की है। इसमें देश में आवश्यक सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर मंत्रियों ने मंथन किया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन पर दिन लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से 118 नए मामले आने के बाद में राज्य में अभी तक 3,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमित होने की पुष्टि है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है और 331 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोविड-19 के 67 नए सकारात्मक मामले सामने आए हैं। इससे दिल्ली में संक्रमण के कुल मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,700 के पार पहुंच चुकी है, जबकि दिल्ली में अब तक 38 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,300 के पार चली जा चुकी है। इनमें से 102 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 69 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इनमें सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या इंदौर और भोपाल से है। वायरस के संक्रमित मरीजों के डेथ रेट के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद तीसरे नंबर पर है और कोरोना से 12% मौत केवल मध्य प्रदेश में हो चुकी है। राजस्थान में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों के साथ में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 2 और कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं शनिवार को 41 नए कोरोना पॉजिटिव रजिस्टर हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 27 नए केस भरतपुर से आए हैं। इससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी 1,200 के पार जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आगरा में 24 केस, फिरोजाबाद में 11, बिजनौर में 7 नए केस आने के बाद में प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है। हरियाणा में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 14 इटालियन मरीज भी शामिल हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अब तक 68 योद्धाओं ने इस महामारी को मात दी है। कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अस्पताल से अपने घर लौट चुके हैं।
पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमित गुरुदासपुर निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य में संक्रमण के 11 मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 190 के पार पहुंच चुका है और अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2 और नए कोरोना मरीज के पॉजिटिव पाए जाने के बाद में यहां पर नालंदा में 17 वर्षीय मरीज में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। वहीं बेगूसराय का एक 42 वर्षीय व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही राज्यों में व्यक्त पॉजिटिव केस में 80 के पार पहुंच चुकी है। झारखंड में 3 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें इसी के साथ में सूबे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 32 पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक रांची और दूसरा बोकारो का रहने वाला था। हिमाचल प्रदेश में अब तक 12 मरीज ठीक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के 3 मामले सामने आए हैं, जहां चंबा जिले के बाद में हमीरपुर में 2 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसके साथ ही अब दूसरे सूबों में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 35 के पार जा चुकी है। कोरोना वायरस ने अब भारतीय नौसेना में भी दस्तक दी है। मुंबई स्थित नौसेना के आईएनएस में आंगरों में 21 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मामला सामने आने के बाद में मुंबई को लेकर दिल्ली तक सुरक्षा हलकों में हड़कंप मच चुका है। पूरे मामले की जानकारी खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दी है। भारतीय नौसेना ने सभी कोरोना प्रभावित नौसैनिकों को मुंबई के कोलंबा में नौसेना अस्पताल अश्वनी में भर्ती करा दिया है। आईएनएस आंग्रो नौसेना के पश्चिमी कमान में प्रशासकीय कामकाज से जुड़ा एक तटवर्तीय प्रतिष्ठान है। इसके अलावा नौसेना ने आईएनएस आंग्रे में इस दौरान आए सभी अन्य नौसेना के पड़ताल पर उनको क्वारंटाइन करने की शुरुआत कर दी है। हालांकि ये अभी नौसेना कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में थे, बावजूद इसके नौसेना इसकी संभावना तलाश रही है कि कहीं इनके संपर्क में कोई बाहर या किसी के संपर्क में तो नहीं आए हैं। यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि आईएनएस आंग्रो में तैनात कोई नाविक पश्चिमी नौसेना कमान में कामकाज के दौरान किसी अन्य के संपर्क में आया हो या नहीं। ये मामला सामने आने के बाद में नौसेना के ने बड़े स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू कर दिया है। हरियाणा के चरखी दादरी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट सुर्खियों में हैं। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस के कारण भारत में खराब होती स्थिति पर बबीता फोगाट ने ट्वीट किया और उसका बवाल मच गया। बबीता ने तबलीग जमात को जाहिल बताते हुए 15 अप्रैल को ट्वीट किया था, जिसके लिए बढ़ते आंकड़ों को लेकर इसको तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया था। कोरोना वायरस पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब राजस्थान में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। टोंक में कोरोना प्रभावित अल्पसंख्यक इलाके में गश्त करने पहुंची पुलिस टीम पर उसको घेर कर हमला किया गया है। लाठी डंडे और तलवार से हुए हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टोंक में जिले अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला किया गया था। यह हमला उस वक्त हुआ था जब मेडिकल टीम कोरोना से मरे एक शख्स के परिजनों को क्वारंटाइन करने के लिए पहुंची थी। इलाके के लोगों ने मेडिकल टीम को घेर लिया और पथराव करना शुरू कर दिया। इस घटना से डॉक्टर समेत कई जो कर्मी थे वो घायल हो गए। पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीजा की अवधि शुक्रवार को बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है। साथ ही इसके लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि उन सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीजा 3 मई की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ाए जाते हैं, जो दुनिया भर के कोरोना वायरस से संक्रमण फैलने के कारण भारत सरकार द्वारा यात्री पाबंदी लगाए जाने की वजह से यहां फंसे हुए हैं। साथ ही जिनका वीजा 1 फरवरी मध्य रात्रि से 3 मई मध्य रात्रि के बीच में समाप्त हो रहा है या फिर समाप्त हो चुका है। सरकार ने कहा कि विदेशी नागरिकों से वीजा अवधि उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद ही बढ़ाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि विचार विमर्श के लिए बाद में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए काउंसलिंग सेवा मुहैया कराने की अवधि बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि अगर ये विदेशी नागरिक यहां से जाना चाहते हैं और उन्हें इस अवधि में इसके लिए अनुरोध किया जाता है तो उन्हें 3 मई के बाद में 14 दिन के लिए अतिरिक्त यानी कि 17 मई तक वीजा अवधि में विस्तार दिया जाएगा और इन्हें कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि देश के सभी 107 इमिग्रेशन चेक
नाकों से होकर भारत में प्रवेश करने वाली परिवहन 3 मई तक के निलंबित रहेगी, लेकिन आवश्यक या फिर अन्य वस्तुओं की ढुलाई को लगे वाहन, विमानों, जहाजों, ट्रेन और अन्य वाहनों पर कोई पाबंदी लागू नहीं है। उसके चालन दल के सदस्यों, ड्राइवर, हेल्पर, क्लीन और अन्य लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। इस दौरान लाखों बिहारी अप्रवासी घरों से और पलायन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अप्रवासी कामकाज और छात्र अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। बिहार की नीतीश सरकार लॉकडाउन समाप्ति होने तक उन्हें वहीं पर जरूरी सेवाएं मुहैया कराने के पक्ष में है और इन अप्रवासी बिहारियों को लेकर अब बिहार में सियासत गर्माती नजर आ रही है। बिहार में फंसे अप्रवासियों की समस्या को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और उन्हें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है। जवाब में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने भी पलटवार किया है। बिहार विधानसभा में नौसेना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट पर सवाल देते हुए बिहार सरकार अनिर्णय की स्थिति में क्यों है, अप्रवासी मजदूरों और छात्रों से इतनी बेरुखी और व्यवहार क्यों किया जा रहा है, बिहार में 3 दिनों में 3 गरीब मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है, उनके प्रति असंवेदनशीलता क्यों है। वहीं तेजस्वी के ट्वीट अटैक का भी जेडीयू ने ताबड़तोड़ जवाब दिया है। तेजस्वी को चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं करने की नसीहत दी गई है। जो लोग बाहर से बिहार आए या फिर जो लोग बिहार के बाहर हैं, नीतीश सरकार उनका पूरा ध्यान रख रही है। उनको रोजगार से लेकर रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। देश की कई एयरलाइंस कंपनियों ने लॉकडाउन जारी रखने के दौरान ही अपनी फ्लाइट की टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वो यात्रियों को उनके टिकटों का पैसा लौटाने के बजाय नई तारीखों की उड़ान भरने के लिए वाउचर दे रहे थे। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन की अवधि में बुक करे गए टिकटों का पूरा पैसा यात्रियों को सौंपा जाए। इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों को 3 हफ्ते का समय दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने परामर्श पत्र भी जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन के पहले फेज यानी कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए यदि एयरलाइंस कंपनियों ने लॉकडाउन के पहले या दूसरे चरण 25 मार्च से 3 मई के बीच में टिकट बुक किए हैं और उन्हें टिकट के पैसे पहले लॉकडाउन के दौरान ही मिल गए हैं तो ठीक है, नहीं तो वो टिकट कैंसिल करने वाले यात्रियों को बुकिंग का पूरा रिकॉर्ड देंगे और ये पैसा आने वाले 3 हफ्तों के भीतर ही पैसा वापस करना होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20 अप्रैल से एक बार फिर से टोल की वसूली शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल की वसूली शुरू करने की अनुमति दी है। सरकार के इस आदेश का परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों ने विरोध किया है। सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी। आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी होने के चलते फैसला किया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचआई को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य में भीतर और बाहर आवागमन के लिए जो छूट दी गई थी, उसी संबंध में एनएचआई को गृह मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने और चाहिए और टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल 2020 से शुरू की जानी चाहिए। एनएचआई के एक पत्र का उत्तर देते हुए मंत्रालय ने कहा कि एनएचआई ने 11 और 14 अप्रैल की अपनी चिट्ठियों में टोल टैक्स वसूली शुरू करने का कारण बताते हुए कहा था कि गृह मंत्रालय ने व्यावसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों और विनिर्माण गतिविधियों सहित कई कार्यों को 20 अप्रैल की अनुमति दी है। सरकार ने 20 अप्रैल से सोने के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का फैसला किया है। अगले 6 महीने में सरकार 6 बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से जारी करेगा और इसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जो जिसमें निवेश करना चाहते हैं वो अप्रैल से सितंबर के 6 महीने के दौरान गोल्ड बॉन्ड में खरीदारी कर सकते हैं। 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पहली किस्त 28 अप्रैल को लेकर जारी की जाएगी। 11 मई को लेकर 15 मई के बीच में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। दूसरी सीरीज की किस्त 19 मई को जारी की जाएगी। तीसरी सीरीज के लिए 8 जून से लेकर 12 जून के बीच में सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। तीसरी सीरीज की किस्त 12 जून को जारी की जाएगी। चौथी सीरीज के तहत में 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बाद बीच में सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है, जबकि किस्त 14 अप्रैल को जारी की जाएगी।
3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में 5वीं सीरीज का सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। इस सीरीज की किस्त में 11 अगस्त को जारी की जाएगी। छठी सीरीज के तहत में 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। इसकी किस्त 8 सितंबर को जारी की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 15 अप्रैल साल से पुराने रेलवे के कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का काम शुरू कर दिया है। प्रयागराज के उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में भी फर्स्ट फेज में 130 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदलकर उन्हें जरूरत पड़ने पर कोरोना के संदिग्ध मरीजों और क्वारंटाइन और आइसोलेशन करने के लिए तैयार किया जा चुका है। रेलवे मंत्रालय के आदेशों के बाद में उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के अलावा कानपुर, झांसी और आगरा के कोचिंग डिपो में तैयार इन चलते फिरते अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में रखा जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर इन कोचों का तत्काल इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन करने के लिए देश भर में रेलवे 20,000 सेकंड क्लास कोचेज को आइसोलेशन वार्ड में बदले जाने का प्लान तैयार कर रही है। कोरोना में संक्रमित मरीजों के लिए बने इन विशेष आइसोलेशन कोच में 16 व्यक्तियों को आइसोलेट करने की सुविधा हो सकती है। इन कोचेज में मेडिकल स्टाफ की भी रहने की व्यवस्था होगी। शाहजहांपुर में कोरोना संदिग्ध की मौत से प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि कल एक ही परिवार के 6 लोगों की आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटाइन सेंटर में किया गया था। कोरोना संदिग्ध मौत के बाद में सीएमओ सहित तमाम अधिकारी शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अभय सिंह ने मरीज को सस्पेक्ट बताया था। जैतपुरी का रहने वाला कोरोना संदिग्ध बताया जा रहा था। संभल में कोरोना पीड़ित व्यक्ति का शव नहीं लाने पर सरकारी शव वाहन चालक और स्वीपर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल संभल में कोरोना से पीड़ित एक व्यक्ति की 4 दिन पहले मौत हुई थी। मौत के बाद में सीएमओ ने सरकारी शव वाहन के चालक को फोन किया और कोरोना पीड़ित व्यक्ति का शव उसके घर के ले जाने के लिए इसी बीच सरकारी शव वाहन के चालक और स्वीपर ने मोबाइल फोन बंद कर लिया था, जिसके बाद में नोडल अधिकारी की ओर से थाना बहजोई में सरकारी शव वाहन चालक और स्वीपर के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। मौजूदा समय में लॉकडाउन चल रहा है और गाजीपुर में 2 हॉटस्पॉट का निरीक्षण एडीजी वाराणसी के द्वारा किया गया है। निरीक्षण के दौरान एडीजी वाराणसी ने बताया कि इसी मेन कंट्रोल रूम में आ रही शिकायतों को भी क्लासिक करार दिया है और बताया है कि जानकर हर्ष होगा कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता पर उसका निराकरण किया जा रहा है। हॉटस्पॉट इलाकों में डोर टू डोर सप्लाई की जा रही है। इसमें हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब तक हर व्यक्ति का सहयोग नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से सफलता हाथ नहीं लगेगी। देहात के इलाकों में कुछ लोग घरों से निकलने के समय अपने चेहरा ढककर नहीं रखे हैं। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ में सख्ती करके एफआईआर दर्ज करी जाएगी। साइकिल और अन्य दोपहिया वाहनों पर बाहर निकलने वाले व्यक्ति भी इस बात का ध्यान रखें कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो मोटरसाइकिल या बाइक पर एक ही आदमी चले, एक बाइक पर 2 लोग या ना चलें। ऐसा करने पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो पाएगा। पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक ने नई पहल की शुरुआत की है। पुलिसकर्मियों के धूप से बचने के लिए अस्थायी तौर पर पुलिस बूथ बनाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने पीलीभीत में बनाए गए पहले पुलिस बूथ का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि बढ़ती धूप पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और जज्बे के आगे मुश्किल खड़ी ना हो, इसी के लिए पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित ने एक कामयाब तरीका खोज निकाला है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित की पहल पर अब हर चौराहे पर अस्थायी पुलिस चौकी बूथ की स्थापना की जाएगी, जिसमें पुलिसकर्मियों के लिए बैठकर खाने और की व्यवस्था होगी। साथ ही पानी पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। लॉकडाउन का फायदा उठा कर रहे किराना व्यापारी जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। ताजा मामला पीलीभीत से सामने आया है। अवैध रूप से संचालित तेल गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की है और लाखों का सरसों का तेल बरामद किया गया है। सुरक्षा विभाग टीम को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से संचालित गोदाम में लाखों रुपए का सरसों का तेल स्टॉक करके रखा गया है। जानकारी मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
अधिकारियों ने भारी मात्रा में सरसों का तेल बरामद किया है, जिसमें 135 किलो वनस्पति घी और 22 लीटर सरसों का एक्सपायर तेल भी बरामद किया गया है। मौके पर पहुंचे एसडीएम हरिओम शर्मा ने निरीक्षण किया और वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारियों ने गोदाम को सील करवा दिया है। कौशाम्बी के कश्या पश्चिमी गांव में एक घर में सिलेंडर लीकेज के कारण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग लगने से घर में मौजूद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घर में मचा कोहराम को सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। जब तक लोग मौके पर पहुंचते तब तक दोनों गंभीर रूप से झुलस चुके थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सभी स्थानियों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया है। महुआ जिले में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने खुद को गोली मार ली है। मामला कमरई थाना क्षेत्र के मकरई गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां पर छानी मुस्करा जिला हमीरपुर का रहने वाला भूपेंद्र अपने मामा के घर पर रहा करता था। बताया जा रहा है कि सुबह फोन पर उसकी प्रेमिका से विवाद हो गया और गुस्से में आकर उसने खुद को गोली मार ली। प्रेमी को गंभीर हालत में परिजनों द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल के लिए प्रेमी को रेफर कर दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल के हालचाल जाने हैं और आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चंदौली में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं युवक के परिजनों को इस बात की सूचना मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि यह हादसा जनपद चंदौली के शाहबगंज क्षेत्र का है। दरअसल 17 साल का कलीम नदी में नहाने के लिए गया हुआ था। उसी घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नहाते वक्त कलीम का पैर अचानक फिसल गया और वो गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गया। आसपास के लोगों ने को जब इस बात की डूबने की भनक पड़ी तो उनको आनन फानन में नदी में कूद पड़े। घंटों की मशक्कत के बाद में युवक को नदी से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए पीएचसी केंद्र साहबगंज में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने करीम को तुरंत मृत घोषित कर दिया। घनौंडा के गांव रसीन में कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं, जिससे एक किसान की मौत हो चुकी है, जबकि उसका बेटा करनाल में आइसोलेशन वार्ड में है। डॉक्टरों के अनुसार अब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गांव को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। गांव में नाकेबंदी होने के कारण किसी को भी बाहर से आने की इजाजत नहीं है और ना ही किसी गांव के लोगों को बाहर जाने की इजाजत है। किसानों की गेहूं फसल जो है वो पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन ग्रामीणों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए विधायक हरविंदर कल्याण प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में गांव रसीन वासियों की समस्या सुनने हसनपुर गांव पहुंचे। चरखी दादरी में नेशनल हाईवे 152 ग्रीन कॉरिडोर के लिए अधिकृत की गई जमीन के मुआवजे की राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर 14 महीने से चल रहा धरना अब समाप्त हो चुका है। नालनौल से लेकर कुरुक्षेत्र के गंगहेड़ी तक बनने वाले पायलट प्रोजेक्ट में 152D को लेकर सरकार ने किसानों को जमीन अधिकृत की थी। जिले के 17 गांव के किसानों की जमीन सड़क मार्ग में जा रही थी। टोहाना की प्रभाकर कॉलोनी में घर में जहरीला किंग कोबरा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के आधार पर टोहाना में विभाग टीम के सहयोगी सदस्य डॉक्टर गोपी काफी मशक्कत के बाद में सांप पर काबू पाया गया। डॉक्टर कोपी राम ने बताया कि उसे फोन पर सूचना मिली थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे। उनके दिशा निर्देश अनुसार मौके पर पहुंचकर देखा कि सांप घर की गैलरी पर बैठा हुआ है, उसको तुरंत कब्जे में लिया गया। सीवान जैसे रेड जोन में आया है, तब से इस पर सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। इलाके में अभी तक कुल मामले 29 सामने आए हैं, लेकिन इन 29 लोगों में अब तक बहुत से लोग स्वच्छ हो चुके हैं और साथ में आज दिल्ली और पटना की टीम सीवान पहुंची और इलाके का जायजा लिया। लॉकडाउन में अनुष्का शर्मा की पत्नी अनुष्का शर्मा लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो विराट कोहली से कुछ कहती नजर आ रही है। अनुष्का शर्मा ने इस वीडियो में अपने पति इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा है कि ये मेरे प्रति है और लॉकडाउन के चलते इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं।
वीडियो ने अनुष्का में विराट कोहली की आवाज दी है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ए कोहली कोहली चौका मारना। वीडियो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा कि मुझे लगा कि इन दिनों विराट कोहली क्रिकेट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे। बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रही हिमांशु खुराना का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली हिमांशु खुराना इससे पहले भी कई वीडियोस में नजर आ चुकी हैं। पिछले दिनों हिमांशु खुराना ने घर में खाना बनाते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया था। उनके इस नए वीडियो में वो एक ब्लैक ड्रेस में नजर आई थी। कैप्शन में हिमांशु ने कुछ लिखा नहीं है, बस 2 इमोजी बना दिए हैं। इंडिया फटाफट 100 में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।